नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती 2009 को आयोजित पेपर। यह पेपर आपकी आगामी सभी परीक्षाओं, चाहे आप राजस्थान से असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो अथवा आप उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। विशेषतः उत्तर प्रदेश में तो पीजीटी और टीजीटी के विद्यार्थी जो हैं वो भी इस पेपर को अवश्य ही सॉल्व करें। कारण स्पष्ट है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, वो पूरे भारत में एक ही है। तो हमें जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर सकते हैं आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए हमें करने चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हम पढ़ चुके हैं और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक भी हम पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं उनके लिए ये बात मैंने बताई है कि प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे चेक कीजिए। यदि आप उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की तैयारी के लिए शुक्ल की पुस्तक को पढ़ना अनिवार्य है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है। मैंने अभी आपको चैनल पे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पूरा करवाया है, उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिस सेट करवाए। पहले भी मैं करवा सकती थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक हमने साहित्य को पूरा पढ़ ही नहीं लिया तो फिर प्रैक्टिस किस बात की। अब प्रैक्टिस सेट या मूल्यांकन पत्र में इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इसमें 125 प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश से टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा दे रहे हैं तब तो यह 125 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। लेकिन यदि आप नेट दे रहे हैं, किसी अन्य राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रहे हैं, पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। हाँ, बस संस्कृत वाले जो 10-5 प्रश्न हैं वो आपको छोड़ देने हैं। अभी जब मैंने शुक्ल की आपको पढ़ाया तो आधुनिक काल जहां आपका शुरू हुआ था वहां हमने परिचय के रूप में खड़ी बोली का विकास, है ना, इस तरीके से खड़ी बोली गद्य का विकास, ये टॉपिक पढ़ा था। जस्ट जहां फोर्ट विलियम कॉलेज वाला टॉपिक है और भारतेंदु काल के पूर्व के इसमें हमने ये पढ़ा था। वहां मैंने आपको बहुत अधिक स्पष्ट करते हुए कहा था कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप होता है उर्दू भाषा, अर्थात खड़ी बोली के अंतर्गत जब अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है उस भाषा को कहते हैं हम उर्दू भाषा। अभी यही थोड़ा सा घुमाकर ये हमसे पूछ ले परीक्षक कि खड़ी बोली में यदि संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे भाका या हिंदी। उसको विद्वानों ने क्या कहा, हिंदी तो देखिए अब हम सभी कहते हैं, लेकिन उसको विद्वानों ने उस समय क्या नाम दे रखा था, भाखा। इस तरीके से ये जो विरोध की प्रवृत्ति चली, ये बहुत ही डिटेल में हम शुक्ल की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं पेपर में जो उच्च स्तरीय परीक्षाओं की मैं बात कर रही हूँ, टीजीटी या सेकंड ग्रेड के लेवल की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। उसके लिए आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक है, नोट्स के रूप में प्लेलिस्ट में लगी हुई है, पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। लेकिन उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्रश्न हमारे सही होते हैं पेपर में, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। हमें पूरा विश्वास होता है कि यार इस बार तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, नहीं हो पाता, क्योंकि 2-4 प्रश्न इतने कठिन होते हैं जो कि अंतिम मेरिट का निर्णय कर देते हैं, है ना। अब जब पीजीटी की बात होती है और जब कॉलेज लेक्चरर की बात, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है, वो सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर देंगे। ऐसी स्थिति में आपका कंपटीशन हो जाता है विद्वानों के साथ, टीचर्स के साथ आप कंपटीशन करने जा रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने मन मस्तिष्क में से ये संशय दूर कर लीजिए कि किसी भी गाइड को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। मैं बात आज की तारीख की कर रही हूँ, 4-5 पूर्व या 10 वर्ष पूर्व क्या पद्धति थी उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वर्तमान में इंटरव्यू तक करने के लिए
पास करने के लिए आपको प्रमाणित पुस्तकें पढ़नी चाहिए और शुक्ल उस स्थिति में बहुत अच्छी पुस्तक है। क्यों है ये अभी की अभी मैं स्पष्ट करके बताऊंगी कुछ प्रश्नों के माध्यम से। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड किस सन को प्रकाशित हुआ था? 1826। यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य नहीं है, जहां बाकी के 3 ऑप्शन से कोई प्रश्न निकल के आएगा वहां चारों ऑप्शन पढ़कर उसकी व्याख्या करके सुनाऊंगी, और जहां जरूरी नहीं है वहां समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? बनारस अखबार। याद आ रहा है कुछ? राजा लक्ष्मण सिंह प्रजाहित, है ना? ये वो वाला जब प्रसंग चला था तो ये काफी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित हमने पढ़ा था। यानी कि शुक्ल की पुस्तक में से बाहर एक भी प्रश्न इस भर्ती परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? एक प्रश्न यह है। 3 प्रश्न मैं आपको एक साथ पढ़ के सुनाऊंगी। क्यों सुनाऊंगी स्पष्ट करती हूं। दुहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? एक से ही प्रश्न है। और सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न और देखिए, एक दोहा है, जो जड़ सासों भासियों सोई मही कहुए सा, जो पालई सही भाव करी सो तरी पावो पार। चारों प्रश्न हमने पढ़ ही लिए। देखिए पेपर वेपर की प्रश्न तो आप गाइड में कहीं से भी लगा सकते हैं। मैं जो चीज समझाने जा रही हूँ ना आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि समय अधिक बर्बाद हो रहा है। मैं जो बता रही हूँ ना आपको शुक्ल की पुस्तक, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है। अब यदि आप पहली बार ये हो सकता है प्रश्न मेरे ये वीडियो देखें तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो परीक्षक पेपर सेट करता है उसकी एक विशेष प्रवृत्ति पुराने पेपर सॉल्व करते करते मेरे समझ में आई है। क्या? कि वो एक पेज खोल के बैठता है और उस एक पेज में से उसके जो मन में आती है ना उतने जितने वो बना सकता है उतने प्रश्न बना देता है। ऐसा नहीं है कि आदिकाल से इतने प्रश्न है, भक्ति काल से, ये एक होता है तरीका, लेकिन वो एक के पीछे पड़ जाएगा। जायसी के पीछे पड़ गया कल तो 3-4 प्रश्न जायसी से रख दिए। विश्वनाथ के पीछे पड़ गया काव्यशास्त्र के अंदर, विश्वनाथ के 4-5 प्रश्न पूछ दिए। यानी ये जो पुराने पेपर सॉल्व करने से आपको एक पैटर्न माइंड में समझ में आने लगेगा कि उत्तर प्रदेश के पुराने जहां पेपर सेट हो रहे हैं तो उस परीक्षक का माइंड सेट क्या है। नेट का यदि पेपर सेट हो रहा है तो उसका माइंड सेट क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको उत्तर प्रदेश वाले जी की बात बताती हूँ, क्योंकि अभी तो हम उत्तर प्रदेश का ही कर रहे हैं। मैंने आपको शुक्ल की पुस्तक पढ़ाई थी तो उसी के अंतर्गत जहां हम पुस्तक को शुरू करते हैं, ये पुस्तक है प्यारी सी, अच्छी सी, छोटी सी, सुंदर सी, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये मेरे पास है। तो यहाँ जहां पुस्तक शुरू होती है, सामान्य परिचय जहां दिया गया वहीं एक लाइन कह दी गई है जो आपके 2 प्रश्नों को पूरी करती है। चलिए मैं इसकी भी बात नहीं करती। प्रकरण 1 आदिकाल में सामान्य परिचय के अंतर्गत दे दिया गया। अब हम बात करते हैं अगले पन्ने के पे पहुंच जाते हैं। ये थोड़ा सा इसको करके दिखाती हूं मैं आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझाऊंगी, आप उसके लिए चिंतित ना हो। अभी जो बस मैं कह रही हूं वो देखिए। ये है हमारा प्रकरण नंबर 2, यानी इस पुस्तक का लगभग दूसरा ही पृष्ठ है। परीक्षक ने इसे खोल लिया। अपभ्रंश काव्य इसका टॉपिक दिया हुआ है। अब देखिए, अभी मैंने जो पहला प्रश्न सुनाया वो यह है, मैं आपको जैसा कहा स्पष्ट कर दूंगी, चिंतित ना हो। दूसरा प्रश्न आपका यह है। तीसरा प्रश्न आपका यह है देश भाषाएं अपभ्रंश, और चौथा जो दोहा मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो दोहा आपका यह है। यानी एक पुस्तक उसने उठाई और वहां से 4 प्रश्न उसने एक पन्ने से टेप दिए, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं किसी पुस्तक से? बाकी जितने भी अभी तक मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए उन सबके उत्तर तो हैं ही, लेकिन वो हर प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे आपको नहीं मतलब ऐसे पुस्तक नहीं दिखा सकती, नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी जिन विद्यार्थियों ने कमेंट आया कि मैम ये हमने सुना है कि उसमें रचनाएं नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, भाई पूरा पेपर आपका शुक्ल में से सेट होगा। जिस दिन आपका जीआईसी प्रवक्ता का पेपर होगा, जिस दिन आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, उस दिन मैं यहीं मिलूंगी पेपर सॉल्व करवाने के लिए। तब मैं इस पे और विस्तार से, वैसे जो विद्यार्थी समझदार हैं वहाँ कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। चलिए अब अपने पेपर पे आ जाते हैं। मैं जो आपको समझा रही थी वो आपके समझ में आ गया होगा। मैं बस यही कह रही हूँ कि शुक्ल की पुस्तक को छोड़ के मत जाइएगा। और देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं जो हाईलाइट करवाती जा रही हूँ वो वही लाइनें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब इतने सारे पुराने पेपर सॉल्व करते हैं तो ये तो नहीं पता चलता कि कौन से पेपर में पूछा गया, लेकिन प्रश्न और उत्तर माइंड में रह जाते हैं। ये तो खैर मैंने अभी लिखा है जस्ट, बाकी ये सारी चीजें जो प्रश्न पूछे गए ये सब मैंने हाईलाइट आपको करवाएं। और ये भी कहा था कि जो हाईलाइट करवा रही हूँ उसको या तो रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को 2 से 3 बार
पढ़ने पर वो स्वयं ही याद हो जाएंगे। ये पहले से हाईलाइट करी हुई चीजें जो प्रश्न में पूछी जाती हैं। देवसेन का श्रवकाचार कल ही पूछा गया था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश ये परसों वाले पेपर में पूछा गया था। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अभी तक शुक्ल को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी आपकी अपनी समझ है। चलिए अब हम अपना प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। बाकी सारे प्रश्न इसमें से पूछे गए, पर सारे प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। ये एक पन्ना दिखाना आसान था क्योंकि एक पन्ने से 4 प्रश्न है, फिर भी दिखा दूंगी। चलिए आपकी इच्छा होगी तो ठीक है। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। पुनः गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने से होता है प्राकृत काव्य भाषा का बोध हमें होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि गाथा या दोहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ठीक है। अब छठे नंबर का प्रश्न देखेंगे। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद्र जी, और इनका ग्रंथ याद होगा आप सबको। नहीं याद है तो लिख लीजिएगा, कौन सा है? शब्दानुशासन। ठीक है। जो जन सासों भाषियों सो मई कहूवर सार, जो पालों सोई भाई करूं सो तरी पावो पार। तो देवसेन जी की ये पंक्तियां हैं, और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? एक तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश, और दूसरा जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो है श्रवकाचार। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया था? जल्दी से बताइए। पिंगल भाषा। प्रादेशिक बोलियों के साथ जब ब्रज की भाषा मिलेगी तब पिंगल, और राजस्थानी यदि मिल जाएगी तो हो जाएगी डिंगल। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा को जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहते हैं? डिंगल। नवा प्रश्न आपने मेरे साथ पढ़ा है। एज इट इज, बिल्कुल बदलाव नहीं किया जाएगा। शुक्ल का अभी आपको जो दिखाई है उसके आगे का पेज आप देखेंगे तो ये देखिए। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल के नाम से पुकारी जाती थी, और अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यही छोटे से। ये प्रकरण एक ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रकरण बदल गया या कुछ बदल गया। एक ही प्रकरण से 8-10 प्रश्न परीक्षक ने टेप दिए, और मैंने आपको ये बिल्कुल प्रमाण सहित स्पष्ट कर दिया है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इतना पढ़ने पर भी, इतने कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ने पर भी, इतनी सारी गाइड पुस्तकें पढ़ने पर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रमाणिक पुस्तक तो एक बार भी पढ़ी नहीं। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती 10 पुस्तकों को पढ़ने की, यदि आप शुक्ल एक बार ध्यान से पढ़ लेते और समझ जाते तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शायद किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है आपको कि शुक्ल में रचनाएं भी मिलती हैं और शुक्ल से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है ना। अब यदि कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, चाहे मैं ही यदि आपको भ्रमित करने की कोशिश करूं, तो मुझे ही बोल देना है कि मैम पुस्तक खोलिए और पढ़ के देखिए और उसके बाद आप हमें समझाइए। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। ठीक है, सब हमसे ज्यादा विद्वान है, लेकिन जब आप अपनी बात कहते हैं या कोई आपको कह रहा तो उससे थोड़ा सा प्रमाण मांग लीजिए। भटकिए नहीं, ये समय भटकाव का नहीं है। पेपर हमारे जस्ट सिर पे खड़ा है। 2 महीने का समय जो आपको लग रहा है ना, फुर्र होके उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे उड़ गया। ठीक है, तो ये ना सोचिएगा कि मैडम हमें डरा रही है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मैं डराती नहीं हूँ आपको, लेकिन वास्तविकता से परिचय करवाती हूँ आपका प्रतिदिन, ताकि आपके मन में यदि किसी प्रकार के प्रलोभन चल रहे हो, यदि किसी प्रकार के शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो ना, तो उन शॉर्टकट्स को ढूंढना बंद कीजिए और शुक्ल को ध्यानपूर्वक पढ़ डालिए। इससे ज्यादा प्रमाण आपको यूट्यूब पे तो कोई देगा नहीं। ठीक है, एक क्लास में एक अलग बात होती है, जब बच्चे सामने होते हैं तो उनसे कनेक्शन हो ही जाता है, लेकिन आप लोग जब कमेंट करते हो तो आप लोगों के नाम तक मुझे याद हैं। अब आप मेरे लिए क्या फील करते हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फील करती हूँ कि जितने भी विद्यार्थी मेरे इस परिवार से जुड़े हुए हैं और जिस भी पेपर को दे रहे हो उसमें सफल हो। न केवल एक में, नेट भी आप करें, पीजीटी में भी आप निकलें और असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बन लें, और फिर सबसे अच्छी पोस्ट, यानी तीनों में सबसे बड़ी पोस्ट आप चुनें और मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। बस उस दिन मैं अपनी मेहनत को साकार समझूंगी। बातें बहुत सारी हो जाती हैं आप लोगों से समझने समझाने के चक्कर में। अब जल्दी से बाकी के प्रश्नों को हम देखेंगे।
अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। हम सभी जानते हैं खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो है। दोनों ही प्रश्नों को क्लियर कर लीजिएगा। 12वें नंबर पे पूछा जा रहा है कि एक नगर पिया को भानी, तन बाको सगरा ज्यों पानी। पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। सगरा, तन, बाको, तन तो नहीं लेकिन बाको, सगरा, ठीक। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से पृथक पृथक माना है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ये वही हैं जिन्होंने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकारने की इच्छा कल के पेपर में प्रकट की थी। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की जो भाषा है उसको खड़ी बोली कहा जाता है। अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलेंगे, है ना, और ऐसे प्रश्नों को अक्सर छोड़ दिया जाता है, यार कहाँ मिलेंगे किस गाइड में, और ये सीधा की सीधा आपको शुक्ल में मिल जाएगा, एज इट इज लाइन लगी हुई है, ठीक है। भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से नहीं है? तो संस्कृत का नहीं है। पाली प्राकृत अपभ्रंश का है, लेकिन संस्कृत तो हमारी प्राचीन भाषा है, इसका नहीं है। तो ये थोड़ा सी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। देवनागरी लिपि का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कल के पेपर में पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ब्राह्मी लिपि, और ये इसके समकालीन है, ये गलत था क्योंकि ब्राह्मी लिपि से तो देवनागरी का विकास हुआ है। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का खड़ी बोली से निकट संबंध है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा प्रश्न यूपी की परीक्षा में निश्चित है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की स्थिति काल क्या रही है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। प्राचीन देशभाषा पूर्व अपभ्रंश को अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरीभूत अपभ्रंश को अपभ्रंश किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा? तो सुनीति कुमार चटर्जी एवं सुकुमार सेन ने। भाषा से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इस वाले पेपर में। अर्धमागधी अपभ्रंश में से किस बोली का विकास हुआ? तो इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी भाषा के इतिहास को प्राय कितने कालों में वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राय 3 में किया जाता है। शुक्ल ने 4 में किया। वैसे किया कैसे? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। जैसे हिस्ट्री को किया जाता है ना, प्राचीन हिस्ट्री, मध्य और अभी आधुनिक वाली, वैसे ही हिंदी साहित्य को भी किया जाता है। मध्यकालीन वाला जो आपका टॉपिक है उसे हम पूर्व को भक्तिकाल और परवर्ती मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं, लेकिन वैसे 3 ही में उसको विभाजित किया जाता है। कामाता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? केवल हिंदी व्याकरण था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया? 3 कालों में विभाजित किया है। देवनागरी लिपि कैसी है? तो देवनागरी लिपि वर्णात्मक है। कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में से कितने प्रकार के लिंग प्रयोग में रहे हैं? कल वचन पूछा था, एक वचन, बहुवचन, इसी प्रकार 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में वचनों की बात करें तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 होते हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग, है ना, तत्ते, तानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अभट्ट भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। तो यह है कीर्ति लता। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस शाखा में रखा है? बाहरी उपशाखा में। सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा में रखा है? प्राच्य में। प्राच्य भाषा के उसके अंतर्गत इन्होंने रखा है, ठीक है जी। देखिए सुनीति कुमार चटर्जी को काफी पूछ रहा है ना यूपी के पेपर में। सुनीति कुमार चटर्जी को काफी महत्व दिया है, या ये कह लीजिए भाषा वाले प्रश्नों को काफी महत्व दिया है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का है। साहित्यिक इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके लेखक कौन थे? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। नोट्स उपलब्ध करवा दिए थे मैंने आपको लेखन परंपराओं तक के, तो वहां आपको ये मिल जाएगा। आचार्य शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था? तो हिंदी साहित्य का विकास, यह उसका शीर्षक था। ये सारे प्रश्न मैं आपको नोट्स के फॉर्म में करवा चुकी हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट नोट्स देख लीजिए जितने उपलब्ध हैं वो, क्योंकि उतने में से बहुत ज्यादा प्रश्न हैं आपके। ये कह लीजिए कि जितने प्रश्न पूछे गए उन सबको एक जगह निचोड़ के रूप में वो नोट्स मैंने आपको करवा दिए। चलिए
जॉर्ज गिरिशन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था 1888 में। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई देती है वह एक काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया है। यह किस इतिहासकार की मान्यता है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की है। और भाई कैसे मैं मतलब क्या यार, मैं तो रामचंद्र शुक्ल की फैन हूँ। जब से मैंने इस पुस्तक के बारे में जाना है, स्वयं पढ़ा है ना, अब जाना मानने की तो बात यह है कि देखिए ये भी इन्होंने इनकी शुरू की पुस्तक में ये जो लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ ना, जो भी बोल रही हूँ मैं, ये एज इट इज लिखी गई है बिल्कुल। उन्होंने अपनी इस पुस्तक की प्रारंभ में लिख दिया। मैं पेज पलट रही हूँ, ये मैं अब आपको कितना दिखाऊं, ये देखिए ये चीज मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये इसका पहला ही पन्ना है, देख रहे हैं आप, यहाँ पुस्तक की रेट लिखी हुई है। ये एक पहला ही पन्ना है, इसकी कुछ लाइनें तो इधर रह जाएंगी जो आपको मैं, देखिए ये रहा। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की, ये मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था, रचना की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, उसे एक अलग काम माना, उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया। पहले ही पेज पे, पेज नंबर 4, शुरू के 3 पेजों में तो इंडेक्स है, ये यहाँ पे इसको दिया गया है। उस समय हाइलाइटर मेरी गुड़िया लेके भाग गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये करवा दिया था, है ना। अब आप प्लीज शुक्ल की बुक को न पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधित सामग्री संग्रहित है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब मैं करवा चुकी हूँ नोट्स में। लेखन परंपरा वाला जो नोट्स है वीडियो देख लीजिएगा, सारे प्रश्न वहीं से हैं। आचार्य शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। आदि काल से ही इसने इतने सारे प्रश्न पूछे, परीक्षक ने बेचारे को पेज पलटने की भी इसने जरूरत नहीं समझी कि मैं पेज पलट के पूरी बुक में से प्रश्न बना लूं। उसकी इच्छा हो गई, उसने एक ही पेज से धड़ाधड़ प्रश्न मारे। देखिए ये वाला पेज है, आपका पेज है जहां पे मैंने अभी बताया। अब ये देखिए, अभी ये वाला प्रश्न करा, अब ये है प्रचुरता और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। पहली क्या है? प्रचुरता, ग्रंथों की प्रचुरता, और यह है ग्रंथों की प्रसिद्धि। ठीक है, अब ये देख लीजिए, सीधे सीधे पूछ रहा है। अब इसका उत्तर क्या है? ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि। सीधा उत्तर है भैया, सीधा सीधा पूछ रहा है वो, पहले ही पेज से धकाधक प्रश्न पूछे जा रहा है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? किसने दिए हैं? मिश्र बंधुओं ने दिए हैं। और यह शुक्ल ने शुरू में ही स्वीकार कर लिया है कि रीतिकाल के कवियों के वर्णन मैंने मिश्र बंधु से लिए हैं। इसी पेज पे दिखा देती हूं मैं। अगला पेज जैसे ही आप टर्न करेंगे तो हमने ये पढ़ा था, क्या कह रहे हैं ये रीतिकाल के संबंध में, ये बात करते हुए क्या कह रहे हैं? बेटा मुझे पढ़ाने दो, हाथ नहीं हटाओ। रीतिकाल के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण प्राय मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिए गए हैं। समझ रहे हैं आप? इससे ज्यादा आपसे आप क्या लोगे एक पुस्तक? तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और भाग 2 भी इन्होंने ही लिखा है। और ये भी देखिए मैंने आपको नोट्स में करवा दिया है। लेखन परंपरा के नोट्स और आदिकाल से 40 पे प्रश्न पर पहुंच गया ये, और अभी तो खत्म नहीं हो रहे हैं आदिकाल और भाषा और इससे संबंधित, और ये आपको नोट्स में इजीली मिल जाएंगे, चैनल पे उपलब्ध है। कोई आपसे रुपए पैसे वाली बात नहीं है, बस इतना सा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने मित्रों को इस चैनल से जोड़ें, ठीक है। प्रेम लक्षणा भक्ति की किस भक्ति शाखा ने अपने साधना का मुख्य आधार बनाया? प्रेम लक्षणा भक्ति को तो कृष्ण भक्ति शाखा में प्रेम लक्षणा भक्ति होती है ना। ये चीज हमने शुक्ल की बुक में पढ़ी है कि प्रेम लक्षणा को आधार बनाने के कारण कहीं कहीं कृष्ण काव्य में अश्लीलता भी आ गई थी। इस टॉपिक पे बहुत विस्तृत व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ती हूँ। मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले कवि कौन थे? कबीर। एज इट इज आपको कबीर वाले टॉपिक में यह लाइनें मिल जाएंगी। अब मैं दिखाने में समय व्यर्थ नहीं करूंगी क्योंकि 20 मिनट का अपना वीडियो हो गया है। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा की गई थी? कासिम शाह ने हंस जवाहिर
काशिम शाह। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार, करो एक कर से। पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? हृदय राम द्वारा सृजित हैं। इसको भी हाईलाइट करवाया था मैंने। भक्तमाल भक्ति काल की कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? नाभादास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन इन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। अब देख लीजिए, ये पूछ रहा है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। यहां पूछ रहा है कि भाग 2 के लेखक कौन है? वो भी विश्वनाथ प्रसाद। भैया गजब सेट करते हैं यूपी वाला जो परीक्षक जो पेपर सेट करता है ना, गजब सेट करता है। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से निकलता था, उसके संपादक कौन थे? रुद्रदत्त शर्मा। हरिश्चंद्र हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो हरिश्चंद्र हिंदी कई जगह हम पढ़ चुके हैं, शुक्ल ने इसका प्रयोग किया है। भारतेंदु काल के जो लेखक हैं वो हरिश्चंद्र हिंदी लिखते थे, ऐसा शुक्ल ने कहा है। गिला कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र। ये हमने पढ़ी नहीं है, इसको जरूर पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं इसमें क्या है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक इतिहास वृत्त को लेकर राज मुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत। आधुनिक काल में अंत में हमने ये पढ़ा था, हाईलाइट भी करवाया था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो शुक्ल की पुस्तक के बाहर जा रहा हो, बल्कि जो कहीं नहीं मिल रहा है वो शुक्ल की पुस्तक में मिल रहा है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था केशव की काव्य कला। ये आपका आधुनिक काल का जो अंतिम वाला जो है तृतीय उत्थान के अंतर्गत आपको ये सब एक पैराग्राफ के अंतर्गत ही ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया गया तो ऐसी कविताओं को किस बात के अंतर्गत रखा गया? रहस्यवाद। परिवर्तक नामक कविता संग्रह सर्वप्रथम सुमित्रानंदन परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई? पल्लव। भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्णय। 19वीं सदी के साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है? पराधीनता का बोध। पराधीनता का बोध उनको महसूस होने लग गया कि भाई अब हम पराधीन हैं तो हमें स्वतंत्रता चाहिए। 19वीं सदी में आकर यह कहा, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है बोधा की। रीति मुक्त कवि बोधा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा था? मतीराम। और बार बार मैंने आपको समझाया था कि नेट परीक्षा हो या पीजीटी लेवल की परीक्षा हो, उसमें यह जरूर पूछा जाता है कि कौन से कवि के आश्रयदाता कौन थे या कौन कवि किसके आश्रय में रहता था। भूषण और मतीराम भाई भाई भी माने जाते हैं। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू की चिट्ठों का वर्ण विषय क्या है? लॉर्ड कर्जन साई की नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए गए। शिव शंभू के चट्ठे नेट के पाठ्यक्रम में पढ़ा भी है हमने, और शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से भी इसके विषय में हमने चर्चा काफी करी है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई की। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? जयशंकर प्रसाद ने। ये सारे प्रश्न मैं आपको करवाए हैं मैंने, और अभी अभी करवाए हैं ना। मुझे लगता नहीं है कि चैनल पे से जिन विद्यार्थियों ने शुक्ल की पुस्तक पढ़ी है उन्हें यह कठिन लग रहा होगा। नहीं, प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा, इतना इजी पेपर लग रहा है ये शुक्ल को पढ़ने के बाद कि ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती ना तो आप घुमाती और सारे विद्यार्थियों को शुक्ल की पुस्तक याद करवा देती। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती। ये भी शुक्ल के स्पष्ट लिखा है। बिहारी शब्द शक्ति की प्रसिद्धि का प्रमुख कहा क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति। न्याय का भेद भी है। ये आप कहेंगे कि फिर कैसे हमें पता चलेगा कि यही इसका सही उत्तर है? उसमें तो न्याय का भेद भी है, सब चीज है। न्याय का भेद से संबंधित दोहे हैं, तो इसमें बात यह है कि यहाँ इसने शुक्ल नहीं लिखा और ये लिख देते शुक्ल के अनुसार, तो भी कल्पना की समाहार शक्ति ये शब्द आपको शुक्ल में जहाँ बिहारी टॉपिक पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ मिल जाएगा। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। ये भी लिखा हुआ है। तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? रामाज्ञा प्रश्नावली। ये भी लिखा है। रामचरितमानस में प्रधान रस कौन सा है? भक्ति रस। यह भी लिखा हुआ है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? कमलेश्वर जी थे। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं बिहारी इस विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधुओं ने।
हिंदी नवरत्न में। ये भी हम शुक्ल के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और ये चारों पुस्तकें आपको याद कर लेनी है, ये चारों पूछी जाती हैं अलग अलग। हिंदी नवरत्न के रचयिता है मिश्र बंधु। बिहारी सत्संग की भूमिका पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी, देव और बिहारी, और लाला भगवान दी ने लिखा बिहारी और देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? श्याम सुंदर दास साहित्यालोचन। ये शुक्ल की पुस्तक में एज इट इज लाइनें लिखी गई हैं आधुनिक काल के अंतर्गत। शुक्ल ने त्रिवेणी में किन महाकवियों की समीक्षा की है? ये की है सूर तुलसी और जायसी, सी की। ठीक है, और ये उस पुस्तक में स्वयं लिखा भी है। भक्ति काल का ऐसा कौन सी कवि हुआ जिसने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया? कबीर। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से ऐसा कवि कौन सा है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं? कबीर। देखिए भाई, ये प्रश्न थोड़ा सा मैं चेक करके आपको बताऊंगी, इसमें मुझे संशय लग रहा है ना। अपन ने इसमें सूरदास के लिए भी, ये जायसी के संबंध में भी ऐसा कुछ अपन पढ़ के आए हैं, तो क्या सही है क्या गलत है इसको चेक करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। सुंदर परम किशोर वे कर चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंखे पीताम्बर उर्बाल उर्बनमाल। सूरदास की पंक्तियां शुक्ल से ली गई हैं। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, परंतु इसके बाद हिंदुओं के पुनर्जन्म संबंधी सिद्धांत को मानता कौन है? वो कबीर है। एज इट इज लाइनें शुक्ल में लिखी गई हैं। भक्तिकालीन कवियों का ऐसा ख्याति लब्ध रचनाकार कौन सा है जो काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापी दशाओं के वर्णन में माहिर है? ऐसे रचनाकार का नाम है तुलसीदास। काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं कौन सी हैं? विनय पत्रिका की है ब्रज और तुलसी रामचरित की है अवधि, तो बी ऑप्शन सही होगा। पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं? ये हैं 57। जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? शुक्ल जी हैं। शुक्ल को घोल के पी जाइए। पूरे में शुक्ल के अलावा किसी दूसरे विद्वान को देखने की, किसी गाइड को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे पूछ रहा है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि कौन है? बिहारी। कंचन तन धन बरन बर रहे रंग मिली रंग जानी जात सुबास ही केसर लाई अंग। पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की। जल प्लावन भारतीय इतिहास की प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया, नाम है कामायनी। कामायनी पे अलग से वीडियो मैंने बना के लगा दिया है भाई, जो शुक्ल का ही है। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती किस रचना का अंश है? कामायनी का। अब देखिए, कामायनी पे तुल गए तो कामायनी से 2-3 प्रश्न पूछ डाले है ना। 3 प्रश्न पूछेगा, कम से कम 3 पूछेगा, 3 से कम पे तो रुकेगा ही नहीं। 4 पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 4 प्रश्न पूछ रहा है कामायनी से, ठीक है, और 3 प्रश्न पूछ रहा है धकाधक बिहारी से। 3 नहीं 4 बिहारी से पूछ रहा है। अब देखिए, आप 83, 84, 85 और 86 नंबर का देखिएगा, ये सब जयशंकर प्रसाद और कामायनी से रिलेटेड होंगे। देखिएगा, 83 से शुरू करता है वो, और अब पूछेगा लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती कामायनी। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि का कांत। किसकी पंक्ति है? प्रसाद की। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कह लीजिए, कामायनी कह लीजिए, एक ही बात है। लेखक है जयशंकर प्रसाद, रचना है कामायनी। शीघ्र ही मैं आपको पढ़ाऊंगी चैनल पे, ठीक है। दुरित दुख दैन्य नाथे तब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूरूपात। पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। कला की अकुरण ब्रुकटी विलास तुम्हारा ही है परिहास नामक पंक्ति किसकी है? परिवर्तन। और परिवर्तन के रचयिता कौन है? जल्दी बता दीजिएगा। अभी आपने पढ़ा था परिवर्तन नामक कविता, वो खुद कह रहा है अभी 2 मिनट पहले क्या कह के आया है? परिवर्तन नामक कविता। कौन से काव्य संग्रह में? देखिए, इसको ये भी नहीं पता। मतलब यार, मैं यूपी का जब पेपर देखती हूँ ना, तो आप लोग कहोगे कि मैडम कैसे कहती है, मेरा ना खून सा खौल उठता है। विशेषतः 2016 वाले पेपर में जो उन्होंने बदतमीजी करी है ना, 7-7 15-15 प्रश्न हाईकोर्ट में चले गए, और ये मतलब हाईकोर्ट में केस चला गया और उनके उत्तर तक नहीं आए। फाइनल आंसर की आई वो भी गलत आई। अब देखिए, खुद अपने मुंह से 52 नंबर पे क्या कह रहा है कि परिवर्तन नामक कविता सुमित्रा नंदन पंत के कौन से काव्य संग्रह में। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की है 52 नंबर पे, ठीक है।
से मूर्ख बैठते हैं ना कि गुस्सा आती है बहुत ज्यादा। और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहाँ गए, हाँ अरे खो गए कहीं पे। हाँ, अब उसी परिवर्तन नामक कविता का पंत की किस कविता का अंश है? काल का अकरुण भ्रष्टि विलास तुम्हारा ही है परिहास, परिवर्तन से पूछा है। और उसके बाद मतलब सुमित्रा नंदन पंत से मैं कुछ और आपको बता रही थी, लेकिन अभी बीच में एकदम से गुड़िया जग गई, तो इसे मैंने कहा सोचा आपका पेपर नहीं कंप्लीट करने की, एकदम ध्यान से हट गया कि मैं बोल क्या रही थी। चलिए अभी याद आ जाएगा तब मैं। अब देखिए अब किसके पीछे पड़ गई है? पंत के पीछे पड़ा है ना, कम से कम 4-5 प्रश्न पूछ के मानेंगे। हाँ 3 तो हो गए, 4 हो गए। अब देखिए, अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, पंत की कौन सी कविता से है? नौका विहार से है। ये सारे जो उदाहरण है ना, ये अच्छी बात यह है कि इसके लिए जरूरी नहीं है आप पंत की सारी कविता बैठ के पढ़ो, ये सारे उदाहरण शुक्ल की पुस्तक से लिए गए हैं। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट है, किस आलोचक का कथन है? रामविलास शर्मा का है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक इन्होंने लिखी है, तो ये कथन इनका है। अगर आपको ये नहीं भी पता हो ना, तो कंफ्यूजन बस रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामविलास शर्मा में ही होगा। कभी कभी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा ये लगा लीजिए, शुक्ल तो इसमें है ही नहीं। अब रामविलास शर्मा ने पुस्तक लिखी है निराला की साहित्य साधना, तो फिर इन्हीं का हो सकता है अधिकतर। ठीक है, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है, जागो फिर एक बार और तुलसीदास, दोनों का सार तत्व राम की शक्ति पूजा में समाहित है। किस छायावाद कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सर्वाधिक देखने को मिलता है? अज्ञेय में। ये नेट के स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तृप्ति करना कब रहा आसान नामक पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ब्रह्म राक्षस से ली गई है। ये तीनों ही जो कविताएं यहाँ पे दी हुई है चैनल पे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नेट के पाठ्यक्रम में। जैसा कि मैंने कहा पीसीटी का लेवल नेट के लेवल का, वही प्रश्न नेट में पूछे जा रहे हैं, वही इसमें। वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताना में महत्व पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ब्रह्म राक्षस से ली गई है। नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, आप पीजीटी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में है, नहीं पूछी तो जा ही रही है ना, पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छी लगती है, काफी अच्छी है। ऋतु वसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बहरा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। ये पंक्तियां नागार्जुन की किस कविता से हैं? बादल को गिरते देखा है। नेट का सिलेबस में जो कविताएं लगी गई हैं प्रश्न उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। अकाल और उसके बाद यह भी नेट के सिलेबस में, इसके रचयिता है नागार्जुन। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक का साहित्यिक रूप क्या है? तो भारत दुर्दशा एक नाटक है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह होरी का पात्र है। गोदान भी नेट के सिलेबस में है। देखिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, नेट के सिलेबस की में जो कविता, एक बार नेट का सिलेबस आप खोलिएगा, आपके पास नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूपी वालों से मैं विशेषता यहाँ कह रही हूँ, चैनल पे उपलब्ध है। उसमें जो कविताएं दी गई हैं उनके सामने लेखक दी गए हैं, तो उन कविताओं को याद कर लीजिए, उनके लेखकों को याद कर लीजिए। अब ये आपसे कहे, देखिए अब ये गोदान कह रहा है, गोदान के कथन पूछ रहा है, ये होरी का कथन है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। गोदान के किस पात्र का? ये मेहता का है। और आपको याद है जब मेहता वहां पर जाता है, सरोज के कॉलेज में जाता है भाषण देने के लिए मालती की छोटी बहन के में, तब वहां पर ये बात होती है। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लगाती है। कथन किसका है? मेहता का है। जब मिल में हड़ताल होती है तब गोबर का प्रसंग वहां पे आता है, तो उस होरी का लड़का है गोबर, तब वहां पे ये शब्द ये कहते हैं। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त के किस नाटक का पात्र की कथन है? देवसेना के। स्कंदगुप्त भी नेट के सिलेबस में है। मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है, यह विकास का रहस्य। यह स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का कथन है? प्रख्यात कीर्ति का है। ओहो भाई, जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध? स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का कथन है? मुदगल। अब स्कंदगुप्त के पीछे पड़ गया है ना, तो ये ऐसा परीक्षक इंसान बैठा हुआ है कि ये 5-6 प्रश्न स्कंदगुप्त से ही पूछ डालेगा। मतलब कि और तो हिंदी साहित्य के सारे नाटक खत्म हो गए,
बस स्कंदगुप्त के पीछे पड़ जाओ। ठीक है, गोदान के पीछे पड़ गया, गोदान को उठा के रख लिया, 3-4 प्रश्न, 3-4 क्या, चार चार कथन गोदान से ले डाले, 4 कथन स्कंदगुप्त से ले डाले। बंदा गजब है ना। चलिए, अब आप भी गजब बन जाइए, समझ लीजिएगा आप। क्या समझ में आ रहा है आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। मैं तो क्या है कि ऐसे को पेपर देकर मेरे को बोर करता है ऐसा पेपर, मजा ही नहीं आ रहा पेपर को करवाने में। चलिए फिर भी करवाते हैं। विश्व प्रेम सर्वभूत हेतु कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का कथन है, तो यह कथन है जयमाला का। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उन्होंने भाव और मनोविकार नामक निबंध में ये कहा है। और आचार्य रामचंद्र के निबंधों की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें शुक्ल का निबंध है तो उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इसका लेखक कौन है, शुक्ल हैं। शुक्ल के अलावा कोई और इस पेपर में है ही नहीं और ना कभी होगा। यह युग अर्थात भारतीय युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी, किस आलोचक का है। अब भैया जिस हिसाब से तुम पेपर सेट कर रहे हो उस हिसाब से तो शुक्ल ही होगा और है। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था का अनुभव करता है, स्वयं ही उसे बदल भी देता है। किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, और यह कथन बार बार पूछा जाता रहा है। आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन पूरा पेपर करके ही उठेंगे। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किसका है, अब पहले वाला हजारी का है तो यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही होगा, क्योंकि परीक्षक इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता कुरूपता भी, मैं किसी को दांव से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। किसका कथन है, तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का कथन है, जो उन्होंने मेला आंचल उपन्यास लिखा है उसकी भूमिका में लिखा है। और ये सभी के सभी नेट के पाठ्यक्रम से लिए हुए प्रश्न हैं। अदरक मधु जब चाखन कान तो हर्ष प्रथम कछु, यदि जानी पंक्ति किस हिंदी उपन्यास का अंश है, मेला आंचल का है। जैसा कि मैंने कहा यह भी मेला आंचल का है, यह भी मेला आंचल का है। कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। कथन किसका है, प्रेमचंद का है। अब एक प्रेमचंद का पूछा है तो 2-3 प्रेमचंद के पूछेगा, प्रेमचंद से चिपक जाएगा परीक्षक। देखिए, गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस ढांचे में चाहे ढाल सकता, जिस दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता, किसी भी दशा में वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। किस कहानीकार का है, वैसे तो किसी का भी हो सकता था परीक्षक महोदय, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के परीक्षक हैं तो यह भी प्रेमचंद का ही होगा। अब देखिए, प्रेमचंद से फिर पूछ रहा है सदगति के पात्र कौन है, दुखी और झुरिया। दूध के दाम के पात्र कौन है, भुंगू और गूदड़। मुक्ति का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। भैया कितने पूछेगा, 6 प्रश्न तो प्रेमचंद से पूछ लिए। राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माण करता है कमलेश्वर, नेट के सिलेबस में है। सभ्यता कोई और ही चीज है जिसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से है। प्रेमचंद की किस कहानी का अंश है, सभ्यता का रहस्य नाम से ही स्पष्ट है। अब फिर वो प्रेमचंद से पूछेगा, 10 प्रश्न पूछे बिना नहीं रहेगा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे द्रोण के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूं, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई ऐसी बात है जो मुझे इनकी चेरी बनाई हुई है। पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी का हिस्सा हैं, तो यह इनकी जो कहानी है नया विवाह, उसकी पंक्तियां हैं। अब आपका जीआईसी का जो पेपर है उसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन लगा हुआ है आपका, ठीक है। यूपी की मैं बात कर रही हूँ तो ये सामान्य अध्ययन इसका सेकंड भाग है, पर ये हम हल नहीं करेंगे, हिंदी के कर रहे हैं, बस इतने ही करेंगे, ठीक है भाई। अब इससे पूरे पेपर से आप क्या समझ पाए, मैं तो बस इतना ही समझ पाई कि शुक्ल को पढ़ लें तो ये परीक्षाएं सारी हम पास कर सकते हैं। आशा करती हूँ। देखिए, बोलते बोलते गला थक गया आज तो, और ना खीज सी हो जाती है जब एक ही
देखिए, हिंदी साहित्य के किसी भी लेखक की जब आप रचनाएं पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये इसने ही सबसे अच्छा लिखा है, अपनी अपनी सबकी विशेषताएं। ऐसे में किसी एक ही लेखक से 10-10 प्रश्न पूछ डालना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मुझे। चल पर ये मुझे अच्छा क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर परीक्षा कैसे पास करें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पुराने पेपरों को प्रैक्टिस सेट के रूप में डेली नियमित रूप से सॉल्व करिए। मिलती हूँ कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।